आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं बाजार के जाने माने दिग्गज फंड मैनेजर हिलियस के म्यूचुअल फंड के सीईओ दिनशो ईरानी सर हमारे साथ कार्यक्रम में होने रहे हैं शामिल। दिनशो सर, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, बहुत ही तगड़ी रैली बनी है निचले स्तरों से। अब बाजार अच्छे उछल कर आए हैं। एक और जहाँ टेरिफ वॉर का डर कम हो रहा है, तो दूसरे वॉर का डर शुरू हो रहा है। दोनों वॉर के बीच में सर क्या करें? पहले अनिल जी, पहले तो धन्यवाद आपका, आपके शो पर आमंत्रित करने के लिए। और आपके दर्शकों को वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक सो यू। अनिल जी, एक्चुअली एक चीज जो अच्छी हो गई बीच में, वो ये हुई कि एक तो टैरिफ वॉर को लेके यूएस में इम्पैक्ट बहुत ज्यादा आया। क्योंकि सब कॉल वहां पे ये लिया गया कि भैया वहां पे तो रिसेशन हो जाएगा अगर ये टैरिफ चालू रहे तो इसके चलते हमारे जो फ्लोज, जो आउटफ्लोज हो रहे थे एफआईएस के फ्रंट पे, वो रिवर्स हो गए। और एक्चुअली अनिल जी, ये बहुत ही खासियत की बात है कि जो ये फ्लोज आए हैं वापस इंडिया में एफआई के, वो काफी एक्टिव फ्लोज हैं। पैसिव फ्लोज नहीं है। पैसिव फ्लोज मतलब जैसे आपने ईटीएफ में डाल दिया, इंडिया डेडिकेटेड ईटीएफ में डाल दिया, या से इमर्जिंग मार्केट के ईटीएफ में डाल दिया। और हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इन ईटीएफ्स में इनफ्लो के 100-200 मिलियन के ही थे लास्ट 2 हफ्ते में। बाय द वे, इंडिया में जो आपने देखा 3.5-4 बिलियन के आसपास एफआई के फ्लोज थे, पॉजिटिव फ्लोज 2 हफ्ते में। वो ईटीएफ के चलते तो नहीं थे। तो दूसरा हमने ये देखा कि यूएस में जो डेट फंड है, वहां पे काफी रिडेम्पशन आया, क्योंकि वहां पे रिसेशन की बात हो रही थी और डेट डिफॉल्ट की बात हो रही थी, तो वहां पे रिडेम्पशन आया। और वो पैसा जो एक्चुअली हम पहले से ही बोलते आए हैं कि हमें पहले से ही लग रहा था कि जो इंडिया से आउटफ्लो हुआ है वो एक्चुअली कहीं और मार्केट में नहीं गया, वो यूएस डेट में ही गया है और पार्क हुआ है पैसा वहां पे। तो वो पैसा हमें वापस आते हुए दिखा है। और इसीलिए आप देखिए, जो रैली आई है सारी लार्ज कैप में ही आई मोस्टली। मिड कैप स्मॉल कैप तो अभी थोड़ा पिकअप हुए थे, कल ही शायद पिकअप हुए थे, और वो भी आज थोड़े ढीले पड़ गए वापस। पर एनीवे, मुझे लग रहा है कि वो पैसा वापस आ रहा है, और वो एक हेल्दी साइन है हमारी कंट्री के लिए कि चलो जी, एफआईएस का फिर से हमारी तरफ एक नजरिया ढंग का बैठ रहा है। ऑलरेडी उन्होंने देख लिया कि मार्केट में करेक्शन हो गया था, रुपया भी करेक्ट हो गया था और वापस फॉर्म अप होना चालू हुआ है। तो दीज आर गुड साइंस। लेकिन एक जो चीज है यहाँ पे वो ये है कि फंडामेंटल्स हमारे इंप्रूव नहीं हुए। मार्च क्वार्टर के जितने भी अभी तक नंबर आए हैं, काफी हद तक डिसअपॉइंटिंग नंबर आए हैं। सिंगल डिजिट ग्रोथ दिखी है। निफ्टी 50 के आई थिंक 17 कंपोनेंट्स हैव रिपोर्टेड टिल यस्टरडे, और उनमें से शायद ग्रोथ कोई 5 या 6% दिख रही है अर्निंग्स में, जो इतनी अच्छी नहीं है। तो आपकी स्ट्रेच वैल्यूएशन दिख रहे हैं, वो शायद एक फिर से एक सिग्नल होंगे एफआईएस को कि भैया रुक जाइए, इतना कुछ खास नहीं हो रहा। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि रिकवरी तो आई है, लेकिन इस रिकवरी में बजाय लॉन्ग ओनली फंड्स के बजाय वो ट्रेडिंग मेंटेलिटी वाले फंड्स भी काफ़ी आते हुए दिखे हैं बाजार के बदले हुए मूड माहौल के साथ में। अब बताएं सर, ऐसे में क्या फोकस होना चाहिए इन्वेस्टर्स का? अगर नया निवेश करना है तो अभी करें, थोड़ा इंतज़ार करें, और करें अभी तो कहाँ? जी, एक्चुअली अनिल जी, बहुत ही बढ़िया सवाल है आपका, क्योंकि हम भी यही कर रहे हैं। हमने भी यही सोचा था पहले कि थोड़ा रुक जाते हैं, शायद बाजार में एक और करेक्शन दिखेगा, क्योंकि टैरिफ और जो आप बोल रहे हो 90 दिन के लिए पोस्टपोन हो गई है। बाय द वे, ये भी एक्चुअली एक बढ़िया साइन है, क्योंकि एक्चुअली देखा जाए तो ट्रम्प जी, और ये काफी दिलचस्प चीज है कि ट्रम्प जी ने जो चालू किया था, पहले तो वो हिले नहीं, डटे रहे अपने टैरिफ के हाइक पे। और जैसे ही उन्होंने देखा कि वहां पे डेट में प्रॉब्लम चालू है, डेट मार्केट में इनफैक्ट जो शॉर्ट डेटेड सिक्योरिटीज थी वो डिवॉल्व हो रही थी बैंक्स के ऊपर, तब जाके उन्होंने बोला कि नहीं, मैं 90 दिन के लिए थम जा रहा हूँ। और दूसरा, उन्होंने एक और जो टायरेट चालू किया था, जो लड़ाई चालू की थी, वो की थी जेरोम पावल के अगेंस्ट। और बोले थे इनको रिजाइन करना चाहिए, मिस्टर लेट है ये हमेशा, ये वो ऐसा करके। और बाजार जैसे ही गिरना चालू हुआ, उन्होंने वापस वो भी रिट्रैक्ट कर दिया, बोला नहीं नहीं, इनका टर्म पूरा रहेगा। तो एक चीज काफी स्थापित है कि जो वहां की प्रेसिडेंट है वो मार्केट को लेके बहुत ही सेंसिटिव है। तो इसलिए अभी मुझे नहीं लगता कि ये जो आपने जो टेरिफ वॉर देखी वो शायद प्रोलॉन्ग हो। शायद जाके आगे एक 10% का एक उन्होंने फ्लैट कर देना है सबके लिए। ऑलरेडी चाइना से भी बात चालू होगी उनकी। तो इसलिए वो मुझे लगता नहीं है ओवरहैंग रहेगा। ओवरहैंग हमारा रहेगा हमारे डोमेस्टिक का। वी विल कम बैक टू आवर ओन स्टोरी। ये बाहर की स्टोरी है, शायद थम जाए। जुलाई में ही पता चल जाएगा। वैसे 9 जुलाई को शायद एक्सपायर हो रहा है वो 90 दिन का
पीरियड, तो उसके बाद ही पता चले। तो इसलिए हमने भी यही सोचा कि नहीं, हम हमारी डोमेस्टिक स्टोरियों में ही कंसंट्रेट करेंगे। और इसलिए हमने, आप देखिए हमारा पोर्टफोलियो देखेंगे तो काफी हद तक हमारा पोर्टफोलियो जो है कंसंट्रेटेड है। एक तो बीएफएसआई में, जिन्होंने जो भी अभी आप बाय द वे अभी तक जितने भी नंबर आए हैं, शायद ही डिसअपॉइंटमेंट हुआ है उन नंबर्स में, एक आध को छोड़ के काफी अच्छे नंबर्स दिखे हैं। और इंटरेस्ट रेट कट सिनेरियो में तो एनबीएफसीज और भी बढ़िया करती हैं। तो इसलिए वो सेक्टर हमें बहुत अच्छा लगता है बीएफएसआई का। दूसरा सेक्टर हमें हॉस्पिटैलिटी का अच्छा लगता है, टूरिज्म का, दैट इज हमारे जो होटल इंडस्ट्री वगैरह है, वो हमें लगता है कि ये क्वार्टर बहुत ही जोरदार होने वाला है उनका। और दूसरा तीसरा जो हमें पसंद है वो है हमारे हेल्थ केयर का सेक्टर। वहाँ पे भी हॉस्पिटैलिटी की जगह हॉस्पिटल की बात करें तो बेसिकली क्वालिटी रूम नहीं मिलते इतने आसानी से, मिलते हैं तो काफी बड़े रेट पे मिलते हैं। इसलिए जैसे ही पर कैपिटा बढ़ता है, एवरीबॉडी वांट्स हेल्थ केयर। तो इसलिए ये सब जो सेक्टर हैं, और थोड़ा डोमेस्टिक कंजम्पशन स्पेस को लेके काफी, मतलब जैसे न्यू एज कंपनीज हो गई, वो सब आप देखें तो हमारा 80% हमारा पोर्टफोलियो, 80 से 85% पोर्टफोलियो इस सेक्टरों में लगा हुआ है। और हमें काफी कंफर्ट है यहाँ पे। और जैसे ही एक क्लैरिटी आ जाएगी ग्लोबल मार्केट में, तब आप देखेंगे काफी रीवर्क होगा हमारे पोर्टफोलियो में, एंड प्रॉब्ली यू विल सी न्यू नेम्स। बढ़िया। तो हॉस्पिटलिटी सेक्टर अच्छा है, बीएफएसआई अच्छा है, फार्मा यानी हेल्थ केयर भी अच्छा है। यहाँ पर आपके लिए निवेश के बढ़िया मौके बन सकता है। एक और सवाल सर, अगर किसी को इक्विटी में ही पैसा लगाना है तो इस वक्त किस तरह के फंड्स आपको लगता है इस तरह के बाजार के मूल माहौल को देखते हुए सही है? जी देखिए अनिल जी, एक्चुअली जो एक्टिव मैनेजर होगा वो हमेशा अपने पोर्टफोलियो को रिफर्बिश करता रहेगा। इसलिए हमें ये लगता है कि फ्लेक्सी कैप शायद एक बढ़िया ही मॉडल है फॉर एनी इन्वेस्टर, निवेश करने के लिए, रिटेल इन्वेस्टर के लिए। क्योंकि वो उसमें आप देखें तो जैसे हम तो काफी एक्टिवली मैनेज करते हैं उसको, हम हमारा लार्ज कैप एक्सपोजर बढ़ा देते हैं जब हमें लगता है कि थोड़ा नमी हो रहा है बाजार में। तो वैसे करके अगर जो करें, और जैसे ही आपको दिखे कि रैली आपकी बिल्ड इन होने वाली है, आप देखेंगे हमारा भी एक्सपोजर मिड कैप स्मॉल कैप का बढ़ जाएगा वहां पे। तो इसलिए आई थिंक दैट इज द बेस्ट वे टू गो। और जो एचएनआई है उनके लिए तो मुझे लगता है कि हमारा जो लॉन्ग शॉर्ट फंड है, जो म्यूचुअल फंड में नहीं है, वो एएफ के मॉडल में है, वो बहुत ही बढ़िया होता है। बिकॉज उसमें तो आपको कॉल लेना ही नहीं पड़ता है, आपको मार्केट का कॉल नहीं लेना पड़ता, आप सीधा अपने शॉर्टिंग से आप खुद ब खुद मैनेज कर लेते हैं। आपका एक्सपोजर बीटा मैनेजमेंट जो होता है परफेक्ट उसी में होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया और विस्तार से बाजार पर और निवेश के मौकों पर आपने हमारे दर्शकों के सामने राय रखी। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच सर, आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। बाजार स्टेबल है, न हरे निशान में न लाल में, एकदम कली के लेवल के आसपास। 7 अंक नीचे निफ्टी पर और बैंक निफ्टी पर 30 अंक ऊपर है। सेंसेक्स पर 70 अंक नीचे। तो मिला जुला सा कारोबार आपको नजर आएगा। स्मॉल कैप इंडेक्स भी आधा 50 पॉइंट ऊपर है, मिड कैप इंडेक्स 150 पॉइंट ऊपर है। तो बिल्कुल छोटा सा रेंज है जिसमें बाजार ट्रेड करते हुए आपको